So today we'll be learning about a lesson which is called Thinner Than a Crescent by विद्यापति। आज हम एक पोएट्री के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है Thinner Than a Crescent और इसके पोएट हैं विद्यापति। क्रिसेंट क्या होता है ये समझना हमें जरूरी है। What is crescent? We have to understand very importantly. Crescent is this figure of the curved figure of moon, right? And इसे हम हिंदी में ईद का चांद भी कहते हैं। जो चांद का क्रिसेंट शेप होता है, कर्व्ड शेप होता है, उसे हम ईद का चांद भी कहते हैं। और पोएट क्यों इसको शीर्षक दे रहे हैं थिनर दैन अ क्रिसेंट, वो हम पोएट्री के बारे में जानेंगे। इस लेसन को मैंने 3 भाग में बांटा है। आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन इनटू 3 पार्ट्स। पहले भाग में हम पोएट के बारे में जानेंगे, पोएट जो विद्यापति है उनके बारे में जानेंगे। हालांकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि थिनर दैन अ क्रिसेंट विद्यापति ने लिखा है। और पहले भाग में आपको एक बेसिक आउटलाइन किस संदर्भ में ये पोएम लिखी गई है वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे। दूसरे भाग में हम पोएम के बारे में जानेंगे, उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरे भाग में हम कुछ प्रश्नोत्तर यानी कि कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। So let's get started. Thinner Than a Crescent is written by Vidyapati. And who is Vidyapati? Vidyapati was born in Bisapi village of Madhubani. And where is Madhubani? And where is Bisapi? It is, if we consider Bihar like this, and we divide it into north and south. So on the north eastern part is Madhubani. So North Bihar's eastern part was where Madhubani was. And in Madhubani, there is a small village called as Bisapi. अब हमने ये जान लिया है कि पोएट बिसापी नाम के गांव में, जो कि मधुबनी इलाके में पड़ता है, जो कि उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार की ईस्टर्न पार्ट में है। अब हम जानते हैं विद्यापति किस ट्रेडिशन के राइटर थे। विद्यापति जयदेवा ट्रेडिशन के राइटर थे। सब जानना आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम तब भी जानते हैं कि वो क्या लिखते थे। वो लिखते थे जुदाई के दर्द के बारे में। He used to write about pangs of separation. What did he write about? Pangs of separation. और ये जयदेवा ट्रेडिशन के एक बहुत ही प्रख्यात पोएट थे। He writes about the love and he recreates and reveals the world of Radha and Krishna. जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो भी राधा और कृष्ण के प्यार के संजोगन के बारे में है। It is about the love and revelation of love between Radha and Krishna, right? And these figures of Radha and Krishna are very important figures in Indian mythology and literature, right? And Jayadeva's poem celebrates Krishna's love more than it celebrates Radha's love. तो हम ये देखने को हमें मिलता है जयदेवा की पोएट्री से कि कृष्ण के जो प्यार है उसकी बात ज्यादा की गई है और राधा का जो प्यार है उसकी बात उतने हद तक नहीं की गई। और ये जो पोएट्री है, इट बिकम्स सेंसुअस एंड सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक। ये जो पोएट्री है ये आपके इमोशंस के बारे में बताती है, सेंसुअल एंड सेंसुअस आपके फील करने के ऊपर बताती है। और it becomes descriptive and dramatic in one time and dramatic at another, right? So let's understand what is the backdrop. ये जो पोएम लिखी गई है उसके संदर्भ क्या है। तो कई दिनों से राधा कृष्ण से नहीं मिल पाई थी और जिसके कारण राधा की जो हेल्थ थी, राधा का जो हेल्थ थी वो बहुत खराब होने लगी। इट स्टार्टेड टू फेल, राइट? एंड राधा की एक दोस्त थी जिसके बारे में ज्यादा कुछ हमें नहीं पता है,
वो भागती हुई कृष्ण के पास जाती हैं और बोलती हैं ओ माधव, और राधा के बारे में बताती हैं कि राधा की स्थिति क्या है, राधा की हेल्थ कैसी है। अब जब हमने समझ लिया है विद्यापति कौन थे, जो कि पोएट हैं थिनर देन क्रिसेंट के, वो कहाँ पैदा हुए थे, वो राधा कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं, और ये जो पोएम है उसका बैकड्रॉप क्या है, उसका संदर्भ क्या है। हम बढ़ सकते हैं अपने भाग 2 में, और हमारा भाग 2 है पोएम के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो नीले रंग से लिखा गया है, यू कैन सी दैट वट एवर इज रिटन इन ब्लू are as it is the lines of the poem itself, and whatever is written in white is the explanation, the word meaning of the poem which is written in blue. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Her tears carved a river. Her tears, यहाँ पे her कौन है? Her किसके बारे में बात हो रही है? Her यहाँ पे है राधा। Who is her? Her here is Radha. Her tears, Radha's tears carved a river. आप इमेजिन करें, सोचें कि राधा रो रही हैं और राधा के जो टीयर्स हैं वो एक नदी की नक्काशी, नदी के फॉर्म में आ रहे हैं। व्हाट इज कार्व्ड? कार्व्ड की चाकू से जैसे आप काट काट के कुछ बना रहे हो, उसे कार्व्ड बोलते हैं। तो राधा जैसे रो रही हैं, उनके टीयर्स जो हैं वो एक रिवर के फॉर्म में, एक नदी के फॉर्म में बह रहे हैं। So her tears, Radha's tears carved into a river, right? And she broods on its bank. तो ये जो नदी जो राधा ने अपने खुद के आंसुओं से बनाई है, her tears carved into a river, right? Radha's tears carved into a river. और ये जो रिवर है उसके बैंक्स पे राधा बैठी हुई है, ऐसा आप सोचें, ऐसा आप इमेजिन करें that Radha is crying, and there is a river that she has created out of her tears. And on the banks of those rivers, she is sitting and she broods on its banks. She broods on its banks. तो हम समझते हैं broods का मतलब क्या है? Broods मतलब सोचना, और बहुत दुखद स्थिति में सोचना। To continually think repeatedly in a very painful manner about something which is very painful. सोचना, बार बार सोचना एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत दुखद है। तो राधा रोती है, रोते रोते अपने ही आंसुओं की रिवर बना देती हैं, नदी बना देती हैं, और उस नदी के तट पे बैठ के सोचती हैं, दुखद स्थिति में सोचती हैं। और क्या सोचती हैं, क्यों सोचती हैं? वो हर्ट है एंड कंफ्यूज्ड। She broods on its bank, hurt and confused. So Radha किस स्थिति में है? How is Radha feeling? Radha is hurt, Radha is sad, Radha दुखी है, and Radha is confused. Radha is puzzled, Radha परेशान है, confused यानी कि puzzled, परेशान. Radha is hurt यानी कि Radha is दुखी. So how can you say Radha is hurt? Because she's crying. She's crying and she has made a river out of her tears. This shows that she's hurt. But let's understand how she's confused. In the next paragraph, you see, you ask her of one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again. At times, they banish hope. आप कैसे बता सकते हैं कि वो पजल्ड है? हमने पिछली लाइन में पढ़ा कि वो जो अपने आंसुओं की नदी के तट पे बैठ के सोच रही हैं एक दुखद स्थिति में, और उनकी जो स्थिति है वो हर्ट यानी कि दुखी और कंफ्यूज्ड है। हमने ये समझा कि वो हर्ट हैं क्योंकि वो रो रही हैं, और वो कंफ्यूज्ड क्यों है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि जब आप उनसे एक चीज के बारे में पूछते हैं, when you ask her of one thing, एक चीज के बारे में पूछते हैं, she speaks of another, she speaks of another thing. So when you ask her of one thing, she's speaking of another thing, shows that she is confused, right? So she's hurt because she's crying. And why is she crying? Because she's not able to meet Krishna from lot of days, right? अब ये जो स्थिति है जिसमें वो हर्ट और पजल्ड है, और हर्ट और पजल्ड, हर्ट और कंफ्यूज्ड क्यों है?
क्योंकि वो कृष्ण से नहीं मिल पा रही हैं, उस पे उनके दोस्त और फ्रेंड्स, उनके दोस्तों का क्या मानना है, what do they believe? Let us understand. Her friends believe that joy may come again. Her friends believe, उनके फ्रेंड्स का सोचना है कि जो सुख है, जो जॉय है, that will come again at times they vanish हो। तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति में उनके दोस्त हैं, वो सोचते हैं कि सुख आएगा, और वो कभी कभी, और दूसरे समय वो सोचते हैं कि शायद कोई होप नहीं बची है, और दे बैनिश होप, वो होप को निकाल देते हैं, होप को खत्म कर देते हैं, दे एक्सपेल होप, राइट? So their friends believe that joy will come again, and at other times they believe that there is no hope whatever. तो ये जो दो बड़ी दुविधाजनक परिस्थिति में उनके फ्रेंड्स हैं, जो सोचते हैं कि जॉय विल कम अगेन, एंड एट अदर टाइम्स दे बिलीव, एट टाइम्स दे banish hope. So there are two kinds of things that their friends are continuously thinking about, that joy may come again, joy may come again, and at other times they banish hope and cease to case, और cease यानी कि खत्म करते हैं इस दुखद परिस्थिति। हाँ, अब ओ अब हम देखते हैं कि राधा की जो दोस्त है वो माधव यानी कि कृष्ण के पास दौड़ते हुए जाती हैं और बोलती हैं, ओ माधवा, ओ माधवा। माधव कौन है? माधव इज अनदर नेम फॉर कृष्णा। शी स्पीक्स, ओ माधवा, ओ कृष्णा, आई हैव रन टू कॉल यू। मैं दौड़ती हुई आई हूं आपको बुलाने के लिए। आई हैव रन, मैं दौड़ती हुई आई हूं, टू कॉल यू, आपको बुलाने के लिए। राधा ईच डे ग्रोज थिनर। और अब वो बता रही है राधा की परिस्थिति के बारे में, राधा की हेल्थ के बारे में, कि राधा प्रतिदिन, ईच डे, राधा ग्रोस थिनर, राधा पतली हुई जा रही है, राधा की हेल्थ जो है वो खराब हुई जा रही है, और बोलती है वो, थिनर दैन अ क्रिसेंट, थिनर दैन अ क्रिसेंट। सो क्रिसेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ईद का चांद की जो शेप होती है उसे क्रिसेंट बोलते हैं। द कर्व्ड शेप ऑफ मून इन द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड क्रिसेंट। और राधा ईद के चांद से भी पतली हुई जा रही है। अब हम दो फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि जो कवि ने इस कविता में, उस कविता को सुंदर बनाने के लिए यूज करी है फिगर ऑफ स्पीच, उसके बारे में जानेंगे। पहली फिगर ऑफ स्पीच जो कवि ने यूज करी है वो है, एक सेकेंड, पहली ही लाइन में, her tears carved a river. So her tears carved a river एक मेटाफर है, राइट? टीयर्स नदी नहीं बना सकते हैं, पर कवि की सोच समझिए कि कवि नदी बना रहे हैं आंसुओं से। तो ये क्या है? मेटाफर। मेटाफर का अर्थ ये होता है जो असल में नहीं है, पर उसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। नदी आंसुओं से नहीं बन सकती, पर उन्होंने आंसू को नदी से कंपेयर किया है, तो ये एक मेटाफर हुआ। ये पहली फिगर ऑफ स्पीच है। और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच जो कि इसके टाइटल और इसकी एंडिंग लाइन थिनर दैन अ क्रिसेंट में यूज होती है, इसे कहते हैं सिमिली। सिमिली, जिसकी स्पेलिंग है SIMILE, SIMILE। सिमिली क्यों है सिमिली? क्योंकि थिनर दैन क्रिसेंट, कवि क्रिसेंट से राधा की हेल्थ की कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? सो आप इसे एक मेटाफर भी कह सकते हैं और इसे सिमिली भी कह सकते हैं। लेट मी जस्ट स्टॉप।